विराजमान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता महाअभियान के संयोजक पुखराज जी गर्ग साहब, नीमका थाना से 2018 का चुनाव लड़े भाई ब्रह्मदत्त जी मोदी, नथु जी कंकेड़िया, मदन जी बावरिया पूर्व प्रधान, लक्ष्मी नारायण जी नेहरा, प्रभुदयाल जी लोचक, दल्लाराम जी चौधरी, गिरधारी जी दाहिल, विकास जी गिल, छुट्टन जी यादव, महेंद्र जी, सुरेंद्र चौधरी और सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने अल्प सूचना के ऊपर बहुत अच्छे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया और हनुमान जी को ये संदेश आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे कि हनुमान जी, हम आपको थकने नहीं देंगे, हम आपको रुकने नहीं देंगे। हमारे मान सम्मान के लिए एक किसान का बेटा रात और दिन जाग के और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। हनुमान जी ने एक ही चीज ठानी कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अधिकतर जगह हमने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हनुमान जी के संघर्ष को बताया। कोई व्यक्ति ऐसे हनुमान नहीं बनता। हनुमान बनने के लिए बहुत त्याग, तप, समर्पण और बलिदान की आहुति देनी पड़ती है, तब कोई व्यक्ति हनुमान बनता है। और नीमका थाना और विशेषकर जो नौजवान साथी हैं, आप सब जानते हैं कि किस तरह किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल रात और दिन जाके और एक ही लगन के साथ कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन आज आप देख रहे हो, उन्होंने सदस्यता महाअभियान को चलाया और उसमें लिखा कि सदस्यता से सत्ता की ओर। एक किसान के बेटे ने कल्पना की कि मैं किसान के बेटों को, मेरे भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। सदस्यता अभियान राष्ट्रीय पार्टियों के भी चलते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है कि सदस्य बनाओ और उन सदस्यों से अपने नेताओं की दरियां बिछो। इसके अलावा मेरे हिसाब से कभी उन्होंने सदस्य क्या होता है, किस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, कौन व्यक्ति जो संगठन के लिए काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसमें समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता है, आप लोग देखते ही हो। हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार इस सदस्यता अभियान को ऑनलाइन, अभी मैं बैठा बैठा ये आंकड़े ही देख रहा था, हनुमान जी ने पहली बार ये कहा कि मैं चाहता हूं कि समर्पित भाव से जो संगठन के अंदर काम कर सके, किसान की सेवा का जज्बा जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में हो, उन व्यक्तियों को मैं सदस्यता से सत्ता की ओर लेके जाऊंगा। 31 जुलाई से 31 अगस्त तक एक महीना हमारी सदस्यता महाअभियान चलेगा और उसके बाद 31 अगस्त के बाद हम एक नई कार्यकारिणी की घोषणा हनुमान जी करेंगे जयपुर के अंदर, जिसके अंदर ये रहेगा कि किस व्यक्ति ने राजस्थान में सदस्यता महाअभियान में बढ़ चढ़ के काम किया, कौन वो व्यक्ति है जो समर्पित भाव से संगठन के लिए काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। आजकल तो आप देख रहे हो, जब कहीं शॉपिंग मॉल में भी अपन जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर जब वो एंटर करता है तब मैसेज आता है कि आपके इतने पॉइंट ड्यू है, इतने रिवार्ड्स आपको मिलने चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो सदस्यता महाअभियान हनुमान जी ने चलाया ऑनलाइन, इसके अंदर हमें पूरे राजस्थान से ये एक सामूहिक डाटा हमें उपलब्ध होंगे कि कौन सी विधानसभा में कौन व्यक्ति किस हिसाब की मेहनत कर रहा है, कौन व्यक्ति हमारे लिए नए सदस्य जो हनुमान बेनीवाल जी से जोड़ रहा है, और उनको कहीं न कहीं रिवार्ड आने वाला जो हमारा संगठन की कार्यकारिणी घोषित होगी उसके अंदर मिलेगी। दोस्तों, मैं युवा साथियों से विशेष अपील करूंगा, हमें जो सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने हमें सारी बातें सिखाई कि आपको नारे जोर से लगाना है, आपको नेताओं के पीछे भागना है, लेकिन एक चीज हमें नहीं सिखाई, और वो नहीं सिखाया कि हमें संगठन से काम कैसे करना है। अनुशासन जो है, आप लोगों ने देखा वो बुजुर्ग जो बैठे, आज मुझे बड़ा अच्छा नीमका थाना में ये बात लगी कि आपने बुजुर्गों को से सम्मान आपने मंच के ऊपर बिठाया, और युवा पीढ़ी जो क्रांति की अग्रदूत रही है, चाहे देश की क्रांति की बात यदि हम करें,
और वैश्विक परिदृश्य यदि विश्व पटल पे देखें तो निश्चित रूप से युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोई किसी भी क्रांति के लिए रही है और युवा ही क्रांति का सूत्रपात युवाओं से हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने आशीर्वाद लेने के लिए बुजुर्गों को मंच पे बिठा के और आप लोग हनुमान के सिपाही जो है वो सही दिशा के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो। हमने जिस दिन संगठन चलाना और अनुशासन और संगठन की क्या क्या मर्यादाएं होती है ये हमने जिस दिन सीख लिया उस दिन हमें सत्ता के शिखर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपने महाभारत काल का एक छोटा सा मैं प्रसंग सुनाऊंगा जिसके अंदर अर्जुन जो है वो जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट के अंदर थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह में कैसे व्यक्ति प्रवेश करता है और उन योद्धाओं से लड़के और चक्रव्यूह से कैसे जीत के बाहर आता है वो प्रसंग उनको सुना रहे थे। लेकिन अब रात हो गई थी सुनाते सुनाते और सुभद्रा जी को नींद आ गई। तब तक अर्जुन ने ये तो बता दिया कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है और तब सुभद्रा जी को नींद आ गई। अब उसके आगे जब वो अभिमन्यु पेट में थे वो बात सुभद्रा जी सुन नहीं पाई अर्जुन से कि बाहर कैसे निकला जाता है लड़के और उसका खामियाजा अभिमन्यु को अपनी जान देके गंवाना पड़ा। यदि वो सुभद्रा जी जागते और अर्जुन से पूरी बात यदि वो सुन लेते तो निश्चित रूप से अभी चक्रव्यूह में प्रवेश भी करते उन कौरवों से लड़के और चक्रव्यूह को भेद के बाहर भी शकुशल आते। अभी मैं कई बार देखता हूँ हम लोग संगठन की बात करते हैं मीटिंग है इतने बच्चों को टेलीफोन आ जाता है फिर वो कान के लगा उधर चला जाता है। कोई भी वक्ता जो आपको संबोधित करने के लिए आया है हो सकता है वो आपको कोई बहुत बड़ी काम की बात भी बता दे। तो हम ऐसे मामले में जब भी आए हैं क्योंकि ये सही बात है कि हमारी संगठनात्मक मीटिंगें थोड़ी कम हुई है अभी हमने संगठन का को सुचारू रूप से चालू करने का हमने निर्णय किया है। उसके अंदर हमें कई चीजें हम लाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने संगठन में अच्छा काम किया जो समर्पित भाव से संगठन में काम कर सकते हैं और उनका हमें उनके विचारों से हमें लाभान्वित होना है हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। और मैं चूंकि मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि बोथ इज ऑलवेज राइट। इस चीज को आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि देखने में अक्सर ये आया हम किसान परिवार के लोग हैं और ये एक मानव प्रवृत्ति है इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये लगता है कई बार कि सबसे अच्छा काम मैं ही कर रहा हूं लेकिन कोई आके आंकड़ा पेश करता है एमएलए साहब आप तो ये कर रहे हो और उस दूसरे विधायक ने ये किया तो मुझे पढ़ के फिर मुझे संकोच नहीं होना चाहिए ये स्वीकार करने में कि हाँ भाई दूसरे विधायक ने मेरे से ज्यादा काम किया है। इसी से संगठन चलता है ये अनुशासन की बात है। कई बार आपको लगता है कि यार काम तो मैंने ज्यादा किया और मंच पे वो बैठ गया उसके लिए आप नाराज मत हो आप उसके साथ चलो। देखिए संगठन के अंदर कई चीजें होती है जातीय समीकरण भौगोलिक दृष्टिकोण का सारा सिस्टम को यदि हम एनालिसिस करें तो कई बार संगठनों की भी मजबूरी होती है कि कई लोगों को सब लोगों को साथ के चलने का वो होता है तो कई बार उसको पद मिल जाता है। उसके लिए आप नाराज मत हो उसके लिए आप उसके बराबर भागते रहो। और आप जब सेना की भर्ती होती है आजकल सेना की रैली आप लोग देख रहे हो और शेखावाटी में मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है सेना की रैलियों के बारे में क्योंकि देश सेवा के अंदर ये हमारा परम सौभाग्य है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा हमारी सीमा की रखवाली करने वाले जवान जो शेखावाटी अंचल से आते हैं। आप लोग हमेशा देश की सेवा की जहां भी भर्ती रैली होती है उसके अंदर जब व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है तो बिल्कुल दम लगा के दौड़ता है उसको ये लगता है कि मैं ही प्रथम आऊंगा मैं ही सबसे तेज दौड़ रहा हूं लेकिन आगे जो रस्सी बांधी हुई होती है उससे जो टच होता है उसको विनर घोषित कर देते हैं उसको कह देते हैं सेलेक्ट और जो जिनको नहीं करता उनको बाहर निकाल देते हैं। यही संगठन है आपको भी बराबर भागते रहना है। जो पहले चाहे अपना छोटा भाई भी हो और यदि उसने पहले रस्सी को टच कर लिया तो कायदे से विनर वही हो गया। हमारे संयुक्त परिवारों को आप देखो कि किस तरह संयुक्त परिवारों के अंदर 200, 400 जो बुजुर्ग बैठे हैं ये ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। अब हम तो जिस पीढ़ी हमारी जो आई है 25 साल से जो नीचे के बच्चे हैं इनको संयुक्त परिवारों के बारे में थोड़ा ज्ञान कम है क्योंकि हमारे एकाकी परिवार हो गए सिंगल परिवार फैमिली हो गई हम दो हमारे दो इसके अंदर। पहले मैं भी संयुक्त परिवार का हिस्सा रहा हूं और हमने देखा कि किस तरह 100-200 लोगों के जो परिवार होते थे उसको मुखिया जो एक ही होता था उसके इशारों से सारे लोग काम करते थे। ये तो उनका समर्पण हुआ लेकिन जो मुखिया जो होते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि वो लोग शाम को सब लोगों के साथ बैठ के
और राय मशविरा भी करते, एक दूसरे का चेहरा भी देखते, एक दूसरे से आई कांटेक्ट वो करते और पता लगता कि यार ये फला आदमी, भाई बता तेरे को क्या शिकायत है, तुझे क्या उदासी है, ये सब चीजें जब सोचते तभी तो परिवार आगे बढ़े। आज यही हो रहा है कि संगठन में जो पदाधिकारी बढ़ जाता है वो फिर दूसरे लोगों को फीडबैक नहीं जानता, दूसरे लोगों की भावना क्या है, उनका समर्पण क्या है, उसको जो जहां पहुंचाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता और उससे असंतोष भी उभरता है। मैं चूंकि संयुक्त परिवार का हिस्सा रहा हूं मैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन एक चीज जो संगठन के लिए सबसे जरूरी है, तो मैंने कहा ना बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं बताऊं कि मैं कॉलेज के समय के बाद जब हमने बीएससी किया है, मनीष जी ये मेरे जूनियर थे कॉलेज में, उसके बाद मैं एमबीए के लिए पोदार में मैंने दाखिला ले लिया, और मेरा छोटा भाई जो है उसने 12वीं क्लास पास की और फिर कहा नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं। तो किसान परिवारों में एक चीज होती थी कि जो ही कोई स्कूल को छोड़ता था या शिक्षा से हटता था तो उसके लिए फरमान ये जारी होता है इसकी शादी कर दो आप। तो छोटे भाई की शादी मेरे से पहले फरमान मेरे पिताजी ने जारी कर दिया। अब मैं भी चूंकि मनुष्य प्रवृत्ति है तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मैं ये सोचता कि यार बड़ा तो मैं हूं, मेरी शादी पहले क्यों नहीं हुई, और एक ये था कि भाई पिताजी सही है, इनका जो फैसला है सर्वोपरि है, तो मैं उसकी शादी में सेंट वेंट लगा कर अपनी भाई की शादी में शरीक हूं। दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। अब मैंने दूसरा ऑप्शन चुना कि भाई पिताजी हैं और संयुक्त परिवार चला तो इनका फैसला सर्वमान्य में, और सेंट लगा के उसकी शादी में चला गया, और नतीजा यह रहा कि बाद में मेरी भी शादी हो गई। और यदि उस दिन यदि मैं शादी में नहीं जाता तो हो सकता था आज कमारा ही रहता मैं। तो ये संगठन का मूल मंत्र है, यदि किसी छोटे भाई को पद मिल जाए और आपको लगे कि भाई बॉस ने इसको पद दे दिया तो हमें उसके साथ चलना है, और आप साथ चलोगे, समर्पित भाव से यदि साथ चलोगे तो निश्चित रूप से समय सबका आता है। आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि राजस्थान की विधानसभा में जहां 200 प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि बैठते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, वहां बैठकर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैं समर्पित भाव से हनुमान जी के लिए काम कर रहा था और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई कि ये सही काम कर रहा है, और उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं विधानसभा के अंदर पहुंच गया। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल जिस संगठन को लेकर चले, देखिए आदमी विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके बाद एक दो ही चीजें वो करता है, या तो आराम करता है और यह बहुत बड़ा पैसा वो कमाता है। आप लोग देख लो अपने आसपास, या तो नीम का थाना की देख लो आप राजस्थान की, मेरे हिसाब से विश्लेषण करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ जो विधायक एमपी जो रहे उनकी आपको शायद बैलेंस शीट है, यदि आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते उससे 100 गुना ज्यादा उन लोगों के पास पैसा है। आज एक किसान का बेटा पहली बार ये सोचता है कि इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन लागू होनी चाहिए। हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं इस प्रदेश की ऐसी व्यवस्थाएं बने जब प्रदेश के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, दलित पीड़ित गरीब व्यक्ति जब थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर ये पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हनुमान जी राजस्थान में बनाना चाहते हैं। ये क्यों सोचा? ये सही बात है, किसान नेता बहुत है, अपने आप को किसान कहते, स्वयंभू किसान नेता है, लेकिन जान के पाँव ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई, जिन्होंने किसानी का काम ही नहीं किया। आज हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा है, सबसे पहले लिटरेचर से एक शब्द निकाल के लाया कि कर्ज माफी नहीं, मैं चाहता हूं कि कर्ज मुक्त किसान राजस्थान का होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हो, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, किसान को कृषि के लिए मुफ्त में बिजली मिले और सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं किसान को मिले, तो मेरे हिसाब से कर्ज लेने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं, टोल मुक्त राजस्थान। आज तक किसी ने नहीं सोचा। हनुमान जी कहते हैं कि जब हम गाड़ी लेते हैं रोड टैक्स चुकाते हैं तो फिर टोल टैक्स किस बात का? सशक्त लोकपाल, ये कहते हैं लोकपाल को इतनी शक्ति हो कि यदि सीएम भी भ्रष्टाचार करें, आज आप देख रहे हो ना, जो व्यक्ति काम नहीं करते, 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सो रही थी, अब पता नहीं कहां से एक प्रोपोगंडा लेके आई लाल डायरी। आप गांव के व्यक्ति सब जानते हो, जब हम छोटे थे, अब तो नया लिटरेचर आ गया, अब तो बच्चों को दूसरे लिटरेचर से डराने लगे लोग, गब्बर आ जाएगा। पहले जब हम छोटे थे तब गब्बर उब्बर नहीं थे, उस टाइम में माता पिता कहते थे जो बच्चा रोता था कि सो जा वरना हाउ आ जाएगा।
किसी ने देखा है क्या हूं? कोई अस्तित्व नहीं उस हाउ का, और उस बिना अस्तित्व के सबसे बच्चों का शोषण माता पिता ने लंबे समय तक किया। यही लाल डाले हैं, हाउ के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो निवेदन आप सबसे करूंगा, और विशेषकर युवा साथियों से, कि आप आत्मविश्लेषण करना सीखो। अपना जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, सबसे बड़ी तो जनता जनार्दन है। लेकिन हमने जब ताज उनके सर पे रख दिया तो हमने ये सोचा कि बस हमारे तो कारण ये तो करता धरता यही लोग हैं, हमने उनको बहुत सर पे चढ़ा लिया। और उसी का नतीजा ये निकला कि चुनाव के बाद काउंटिंग में हमने अधिकतर लोगों को देखा, काउंटिंग के बाद टाटा बाय बाय करके चला जाता दिल्ली जयपुर, और वापिस चुनाव के समय आता है। ये व्यवस्था हमें बदलनी होगी, और इस व्यवस्था को बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो युवा साथियों की है। आप लोग विश्लेषण करना सीखो, लच्छेदार भाषणों से आकर्षित होने से हमें कोई फायदा नहीं। हमें एक एक चीज का विश्लेषण करना सीखो, और सारी जैसे मुनीम लेखा जोखा लिखता ना, नेता उस मुनीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेता की हैसियत उस मुनीम की तरह हो कि वो लेखा जोखा जरूर आपके उसका करे, और आप उसके भाग्य विधाता हो। ये लोकतंत्र के अंदर लिखा है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है, बुजुर्ग जरूर कहते थे कि दान यदि कुपात्र को, कोई भी दान यदि हम कुपात्र को देते हैं तो उसका पाप हमें लगता है, और मत का दान हम अच्छे व्यक्ति को कई बार नहीं कर पाते। कई बार जातीय समीकरणों में फंस जाते हैं, अगड़े पिछड़ों में फंस जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में फंस जाते हैं, भाई गनायत में फंस जाते हैं, और उसका नतीजा निकलता है कि कुपात्र व्यक्ति को हम दान कर देते मत का, और उसका खामियाजा हमें 5 साल तक भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह लोग धर्मशास्त्र में कन्यादान का महत्व बताया है कि कन्या का हाथ यदि माँ बाप किसी गलत व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं तो उस कन्या को तो जिंदगी भर रोना ही पड़ता है, उसके माँ बाप को भी आंसू बहाने पड़ते हैं। उसी तरह लोकतंत्र में यदि हमने मत का दान गलत व्यक्ति को किया तो 5 साल का मतलब 60 महीने तक हमें भुगतना भी पड़ता है, और हम बार बार कहते हैं कि हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखो, अच्छा व्यक्ति चुनना सीखो। जाति पाति से बाहर आके हम 36 कौम के लोग एक जाजम पे बैठ के, और ऐसे व्यक्ति को हम हमारा जनप्रतिनिधि बनाए जो रात को 12 बजे भी एक मिस कॉल के ऊपर आपकी सेवा के लिए तैयार है। आज हनुमान बेनीवाल जी की बात करते हैं। आज राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां घबराई हुई है। उनके जब आप देखते हो टीवी पे कहीं चाहे वाद विवाद हो, दूसरी डिबेट हो, सबसे पहले कहते नहीं आरएलपी का कोई अस्तित्व नहीं, देखा नहीं देखा आपने, ये कुंठा है उन लोगों की। उनको लग रहा है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जिसके पास कोई संसाधन नहीं, कोई बड़े घराने से नहीं, उसके बावजूद जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हनुमान जी को मिल रहा है, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का प्रयास करना चाहिए। और उसी का आप लोगों के प्यार प्रेम का ही नतीजा है कि हनुमान बेनीवाल कहता है कि मैं थकूंगा नहीं और मेरे भाइयों को सत्ता के शिखर तक मैं लेके जाऊंगा। ऐसी सोच के साथ हनुमान बेनीवाल आगे चला है। तो मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि हम सब एक होके, क्योंकि सत्ता प्राप्ति जिन लोगों ने की उन्होंने एक ही चीज सीखी कि जयपुर और दिल्ली के अंदर शाम को क्लबों के अंदर साथ में चीयर्स करते ही हैं, इनका और कुछ नहीं है, एक साथ चीयर्स करते हैं और एक ही बात करते हैं कि फूट डालो और राज करो। किसी को हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, किसी को अगड़े पिछड़ों में लड़ा दो, किसी को कोई दूसरे एक दूसरे के मार्फत लड़ा के, और हमें सत्ता 5 साल के बाद प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं इतना निवेदन कर रहा हूं हनुमान बेनीवाल की तरफ। आज 36 कौम के लोग जो है वो बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। इसके कई उदाहरण मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं अभी बीच में दिल्ली जाने का मुझे मौका मिला, और हनुमान जी के पास एक व्यक्ति का फोन आता है, एक बच्चे का, कि हनुमान जी मैं जागीर समाज का व्यक्ति हूं और मैंने कभी आपको वोट नहीं दिया, मैं आपके संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा पड़ी है और मेरा मन ये कह रहा है कि देश के अंदर इस परिस्थिति में यदि कोई बंदा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। मेरे पिताजी रेल के इस बोगी में, इस बर्थ पे, ये नाम है, सफर कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो गाड़ी जो गुजरात के अंदर चल रही थी ट्रेन, हनुमान जी ने तुरंत ही रेल मंत्री को भी ट्वीट किए, वहां के डीआरएम को भी ट्वीट किए, और थोड़ी देर बाद उनका वापस रिप्लाई आता है कि एमपी साहब आपने जिस व्यक्ति की डिटेल हमें बताई थी उस व्यक्ति को अगले स्टेशन पे उतार लिया है और अब मेडिकल चेकअप के बाद इनकी स्थिति स्टेबल है। मैं कह रहा हूं इससे बड़ी अपेक्षा है कोई राजस्थान में किसी नेता से कर सकता है क्या? आज रात को 12 बजे भी यदि किसी को जरूरत पड़ती है, पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले हनुमान बेनीवाल याद आते हैं, और हनुमान बेनीवाल का ट्वीट भी सबसे पहले आता है, और उनका ट्वीट इतना ही आता है
चाहे वो संबंधित कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कहते थे अगर पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो मैं दल बल के साथ आऊंगा, और थोड़ी देर बाद ही पता लगता है उसको न्याय मिल गया। ये आपकी ताकत है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में वो व्यक्ति बड़ा होता है जिसके पीछे सिर ज्यादा होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मैं तय निवेदन आप सबसे करूंगा, और विशेषकर युवा साथियों से, मिस कॉल से सदस्य बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम अनवरत जारी है, लेकिन कई चीजें देखने को मिली इस सदस्यता महाअभियान में कि कई जगह नेटवर्क नहीं रहता, कई जगह जो छोटे फोन है गांव के अंदर हमारे बुजुर्गों के पास, उसमें उनका इनबॉक्स भर जाता है तो उनके मैसेज नहीं आते समय पे। कई हमारी बहन बेटियां जो है उनको यदि हम फोन कर मिस कॉल और ओटीपी की बात करते हैं तो वो थोड़े हिचकिचाते भी हैं। तो हम ऑनलाइन सदस्यता के साथ साथ अब ऑफलाइन का ऑप्शन भी हम लोग लेके आए हैं। ये डायरिया अभी जैसे हमारे प्रदेश के संयोजक, उसके बाद संभाग के संयोजक, संभाग के संयोजकों के बाद जिले के संयोजक, जिले के संयोजक जो है वो विधानसभा के संयोजक बढ़ाएंगे, और विधानसभा के जो संयोजक है वो मंडल के संयोजक, और उसके बाद ग्राम पंचायत के संयोजक, और हमारी सबसे मजबूत कड़ी बूथ लेवल के संयोजक और सह संयोजक। उसके उन सब लोगों को हम डायरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं जल्दी आजकल में ही। वो व्यक्ति घर घर जाके और सबसे पहले आग्रह करेगा, किसी भी व्यक्ति के यदि हम घर जाएंगे उनसे आग्रह करेंगे कि हम हनुमान बेनीवाल जी के नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और सदस्यता क्रमांक। सदस्यता क्रमांक वो संख्या है कि जैसे किसी घर जाओगे और 7732877328 77 328 वो मिस कॉल देंगे तो आपको 6 डिजिट का एक, जिसको ओटीपी कहेंगे, मैसेज के रूप में आपके पास आएगा। वो सदस्यता क्रमांक आपको यहां लिखना है। और अपनी जिन जिन लोगों ने आईडियां बनाई है वो लोग इस सदस्यता क्रमांक को अपनी आईडी में लिख के और सबमिट करेगा तो ये लेखा जोखा इस बात का होगा कि आप लोग कितनी मेहनत संगठन के लिए कर रहे हो। जो ही मिस कॉल गया, मेंबर तो बन गया, लेकिन उसको मेंबर बनाया किसने, किसने प्रेरित किया उसको, इसका लेखा जोखा हमारी आईटी टीम कर रही है। तो इस सदस्यता क्रमांक पे उनका 6 नंबर का डिजिट लिख के और आप अपनी आईडी से भी आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, कई बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं है, कई बहन बेटियों के पास नहीं था, हम जिस घर के अंदर भी जाएं और उसके अंदर यदि 7 मेंबर है और 3 के पास मोबाइल है और 4 के पास नहीं है, या 4 के पास है और 3 के पास नहीं है, हमें सदस्य सबको बनाना है। उनके नंबर यदि नहीं है तो सदस्यता क्रमांक के आगे उस परिवार के मुखिया का टेलीफोन नंबर या जो एक्टिव मेंबर उस परिवार का है उसका नंबर भी यदि आप लिख दोगे तो हम सॉफ्टवेयर से अपने आप उठा लेंगे कि ये व्यक्ति जो मेंबर बना है ये किस परिवार का है, किस विधानसभा का है। इसलिए जहां भी हम जाएं ऑफलाइन, ये जब पुस्तक लेके हम लोग जाएंगे तो इसमें जो भी जिस परिवार में जितने भी मेंबर हो उन सबको हमें मेंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनाना है। ये मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूं। और इसके बाद इसका जो नीचे का हिस्सा है, सदस्यता क्रमांक के आगे डॉट 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 नीचे लिखा हुआ है, वहां से इसको फाड़ना है। ये जो है ये फाड़ के जिसको मेंबर हम बनाएंगे उसको ये देना है। इसके अंदर सारा कुछ लिखा है कि हम हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा है राजस्थान के अंदर क्या चाहता है, क्या व्यवस्था के अंदर परिवर्तन चाहता है। और आप सबसे बड़ी बात है लिटरेचर जो है उसी से लोग व्यक्ति आकर्षित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। कई बार हमें भी अवसर जब कहीं लगता है नया और बाहर से जब उसकी फीडबैक आती है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जब हमारे नजदीक बैठता हो और हम उसके विचार सुनते हैं तो हमें लगता है यार जिसने हमें फीडबैक दिया उसने गलत दिया। तो पूर्वाग्रह से अधिकतर लोकतंत्र के अंदर जो लोग ग्रसित हैं उन लोगों को हमें ये हमारा लिटरेचर देना है। वो ये पढ़ेगा और निश्चित रूप से उसको लगेगा कि यार बंदा तो सही बात कर रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की बात भी करता है, टोल मुक्त राजस्थान की बात करता है, किसानों को अच्छे दिन दिखाने की बात करता है। जिन्होंने झूठे सपने दिखाए उनसे हटके हम यदि राजस्थान में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो तीसरा मोर्चा जो है वो पहला मोर्चा बन के राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास 2023 के अंदर हम लिखेंगे। ये मैं निवेदन आप लोगों से करने आया हूं। और अभी भी आज भी वैसे तो आप लोग सब पढ़े लिखे हो, जरूर आप लोगों ने मिस कॉल किए होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे एवरेज 50,000 ऑनलाइन हमारे मेंबर बन रहे हैं तो 1 लाख लोग जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी कई बार जाम हो जाता वेबसाइट का तो बढ़ नहीं पाते बार बार,
आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे भी मैसेज मेरे पास भी आते रहते हो, तो मैं तो इतना निवेदन आपसे करूंगा, बार बार आप प्रयास करें। जब तक आपके पास 6 डिजिट का ओटीपी या मैसेज वापस नहीं आ जाता, हम सबको एक ही, जिस तरह अर्जुन को ये कहा ना कि तेरे को क्या दिख रहा है, तो ये कहा मुझे वो चिड़िया की आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। हमें सोशल मीडिया के जो योद्धा है मेरे छोटे भाई, उनसे मैं निवेदन करूंगा। बुजुर्ग तो इन्होंने संयुक्त परिवार भी चलाए, संगठन की बातें ही हमसे बेहतर जानते हैं। इस चीज को भी हमें स्वीकार करने में कतई वो नहीं होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो है, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश को भी भारत के बुजुर्गों ने संगठन और ये सारा संयुक्त परिवारों की परिभाषाएं सिखाई। लेकिन अब नई पीढ़ी जो आई है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ये इस चीज की प्रॉब्लम है। हमें सोचना है कि अब दोनों जो राष्ट्रीय दल है उनके पास अथाह पैसा है। आपने देखा ना, ये मुक्का निकाल लगा, नहीं सहेगा राजस्थान। ये 4.5 साल बाद क्यों याद आया कि नहीं सहेगा राजस्थान? आप 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी कहां सो रही थी? आप लोगों ने देखा कभी सड़क से लेके सदन तक किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को लड़ते हुए? इन्होंने एक ही बात सोची कि यह बारी बारी से एक बार तू और एक बार मैं की अब चलन है। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, जनता इनसे तंग आके हमें वोट दे देगी। हमें गांव में ही बताना है कि आप बीजेपी कांग्रेस से तंग आ गए तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे? हम बैठे हैं ना, हम यही करेंगे। हमारा जो व्यक्ति है, हमारे लिए जो लड़ रहा है, हमारा भाई हनुमान बेनीवाल, ये राजस्थान में ये आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है। यदि ये बात आप लोग ढंग से उनको बताओगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर होंगे। इसके लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, उस सब के ऊपर हम आज से ही एक चीज हम यहां से संकल्प लेके जाएं कि दिन में एक बार, जब तक ये हमारा 31 अगस्त तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, तब तो ये सदस्यता से सत्ता की ओर इसकी पोस्ट एक बार आप जरूर करोगे। एक बार हनुमान बेनीवाल जी की जो अच्छी रील्स है, अच्छे जो उन्होंने भाषण, अभी आपने परसों देखा होगा लोकसभा के अंदर कि किस तरह एक विधायक एमपी, जिसको संसद, अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर एमपी को कोई नहीं जानते। मेरे हिसाब से मैं भी एक पूछ लूं आपको कि धोद से विधायक कौन है? मुझे पता है, अग्रिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति फिर भी कोई बता दे, पर अधिकतर लोगों को ध्यान नहीं है धोद से विधायक कौन है। मुझे पता है, हम भी 200 विधायकों को नहीं जानते। 7 उठते हैं बैठते हैं, सिर्फ 25-30 बीजेपी के और 25-30 कांग्रेस के और 3 हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, 2 कॉमरेड, 2 बीटीपी, इतने ही लोग विधानसभा में बोलते हैं। आप लोग खोल के इसको ऑनलाइन चेक कर लो, तो जो बोलता है उसको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अब जो बोलते हैं नहीं उनको कौन जानेगा। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज नागौर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और आपके बड़े भाई हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने 2 दिन पहले जो लोकसभा के अंदर न केवल राजस्थान, मणिपुर की हिंसा से लेके हमारी बहन बेटियों की जो आज अस्मत प्रदेश के अंदर जिस तरह गैंग रेपों की बातें हो रही है, छोटे बच्चों के साथ जो यौन शोषण के मामले हो रहे हैं, भट्टी में अभी कोटड़ी के अंदर एक गुजर बच्चे के साथ जो रेप का मामला हुआ, इन सब के साथ साथ युवाओं का हरियाणा के जाट आरक्षण से लेकर कर्ज माफी से लेकर और सारी जो बदरी माफियाओं से लेकर सारे के सारे मुद्दे जो है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर उठाए। तो हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको ऐसा हमें कप्तान मिला। और कप्तान तभी मजबूत होता है जब उसके सिपाही उसके एक आदेश में सब कुछ प्राण न्यौछावर करने की ताकत रखते हैं। और इतना मुझे भरोसा है आप छोटे भाइयों पे भी कि आपने इस बार मन बना लिया कि हमारा बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जाके 1993 में, देखिए कल्पना कितनी बड़ी है कि 1993 के अंदर एक गांव में, जो 70 के दशक में एक व्यक्ति गांव में साधारण परिवार में जन्म लेता है, गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ के और विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है और वो सोचता है कि मुझे लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बनना है, मुझे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है और मुझे राजस्थान के अंदर किसान कौम के और युवाओं के सपनों का राजस्थान बनाना है। इन भाइयों को मैं सदस्यता से सत्ता की ओर लेके जाऊंगा। हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि किसान का बेटा 75 वर्ष के बाद राजस्थान के अंदर ऐसी सोच रख के आगे बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति को और समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को सत्ता के अंदर भागीदारी मिले। और ये सही बात है, लोकतंत्र के अंदर राम राज्य की जो बात करते हैं, लोकतंत्र में राम राज्य तभी आ सकता है जब समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की भागीदारी कहीं न कहीं सत्ता के अंदर होगी। तो आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करके और इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि आप सब लोग मिलके और नए राजस्थान का जो सपना, खुशहाल राजस्थान का